आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बाय माइकलसन रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट। यानी आज हम कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को, जो कि माइकलसन वाला तरीका था जिसे माइकलसन रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसके ज़रिए। आम अल्फाज में कहा जाए तो स्पीड ऑफ लाइट जो है, जैसे कि ये रोशनी अगर इस लाइट से इस बल्ब टाइप चीज से निकल रही है रोशनी, तो इसकी स्पीड क्या है, रफ्तार क्या है, जिसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं कि ये कितना फासला कितनी देर में तय कर रही है, तो उसको आज हमने निकालना है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, लाइट या रोशनी की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैंने फर्ज करें लाइट की कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसने कोई फासला तय किया तो कितनी देर में किया, वो जो टाइम है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि निकालना उसको, क्यों? क्योंकि वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ लाइट एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो माइकलसन को भी इस टाइम को निकालने में काफ़ी मसला हुआ, और उसने एक अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसी, आप कह लें डिज़ाइनिंग या आप कह लें एक इंस्ट्रूमेंटेशन या तरीका अपनाया। उसने क्या किया कि एक रोटेटिंग मिरर लिया, जिसको आप देख रहे हैं कि एक ऐसा मिरर है जिसकी 8 साइडें हैं, और एक और मिरर लिया सामने की तरफ। यहाँ से रोशनी जो है, सॉरी, यहाँ से एक रोशनी फेंकी इस मिरर की तरफ, वो इससे रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक हुई, वो इस वाले मिरर की तरफ गई, यहाँ से वापस आने के बाद इधर, और फिर यहाँ से लग के इस बंदे की जो ऑब्जर्व कर रहा था उसकी आंख में चली गई। अब इस दौरान हुआ ये कि ज़ाहिर है लाइट यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस आई, तो इसने कोई फासला तय किया, कितनी देर में तय किया, उसको हम उस टाइम को और उस फासले को, जो डिस्टेंस इस लाइट ने तय किया होगा, उसको आपस में निकाल के डिवाइड करके स्पीड निकालेंगे। यही आप कह लें माइकलसन का एक एक्सपेरिमेंट था, और ये उसकी सबसे बेसिक, आप कह लें इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन थी। आगे हम इसको फर्दर डिटेल से देखते हैं। असल में शुरू में हुआ ये था कि उसने देखते हुए मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करने के लिए उसने दो पहाड़ के दरमियान कोई ऐसे पहाड़ चूज़ किए जिनके दरमियान आप कह लें फासला बहुत ज़्यादा हो। इतना फासला हो कि जब वो लाइट एक से दूसरी की तरफ फेंके तो वो इतना फासला ज़्यादा हो कि थोड़ा बहुत टाइम लगे, अच्छा खासा टाइम लगे, और फिर वो फासला और वो जो कितनी देर में तय हुआ उसको आपस में कैलकुलेट करके डिवाइड करके आप कह लें कि वो क्या करे, क्या निकाले, स्पीड निकाल ले। लेकिन अगेन इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए फिर उसने यही डिज़ाइनिंग की, ये वाली जो हमने अभी इंट्रोडक्शन पढ़ी इसकी। फिर उसके बाद इसने इसके अंदर ज़ाहिर टाइम के लिए एक रोटेटिंग मिरर का इस्तेमाल किया उसको कैलकुलेट करने के लिए। अब डिटेल से देखते हैं इस पूरे मतलब सेटअप को। इसके अंदर हुआ ये, जैसे मैंने कहा कि 8 साइडेड मिरर है, और उसके अलावा ये फिक्स मिरर है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, हिल नहीं रहा, मूव नहीं हो रहा। जबकि अगर आप लाइट को देखें तो लाइट ये सोर्स से निकल के, लैंप से निकल के यहाँ पर टकराने के बाद जो यहाँ तक गई है फिर वापस आई है, तो ये जो ये वाला फासला है ये एक साइड का अगर हम डी कहें, तो ये दूसरी साइड का मिरर तक वापस आने में भी ये क्या है, डी है। तो यानी दो टोटल जो फासला लाइट ने तय किया है वो यहाँ से यहाँ तक और वापस यहाँ तक तय हुआ। यानी टोटल जो फासला इस फेस को टकराने के बाद उस फेस तक है, तो वो टोटल हो गया 2D, क्योंकि एक डी ये जमा एक डी ये, तो D प्लस D 2D। यानी कि जो स्पीड निकालने के लिए जो डिस्टेंस था लाइट की, जो लाइट की स्पीड है, तो उसका जो डिस्टेंस उसने तय किया था वो तो हमें 2D पता चल गया। असल मसला तो टाइम में है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसने जो 8 साइडेड मिरर का इस्तेमाल किया, जो कि रोटेट हो रहा था इस मोटर के ऊपर, जो कि यहाँ पे इसके साथ लगी हुई थी, और ये कर क्या रही थी, इस मिरर को क्या कर रही थी, घुमा रही थी। फर्स्ट करी यूं करके उसे घुमा रही थी, यूं करके, ठीक है। अब यूं घुमाते हुए उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, घूमने की स्पीड, जिसको अगर हम फिजिक्स में टिपिकल आप कह लें टेक्निकल वर्ड की बात करूं तो वो होती है एंगुलर स्पीड। यानी उसकी एंगुलर स्पीड जो भी थी वो हमें जाहिर है वो जो मोटर की थी वही मिरर की थी, उसी मिरर से वो मिरर उसी स्पीड से घूम रहा था, जिसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं कि कितना एंगल तय हुआ है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना टाइम में तय हुआ है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो इन दोनों इसी फार्मूले का, एंगुलर स्पीड वाले फार्मूले से ही हम क्या करेंगे, इस टी को यूज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ पर डालेंगे। अब क्यों टी की वैल्यू ऐसे कैसे निकाल लेंगे, हो इसमें अंदर माइकलसन ने एक कंसेप्ट यूज किया था। उस कंसेप्ट को अगर हम एक एनिमेशन से देखें, जो कि मैंने यूट्यूब के चैनल ब्रैड लैंगडेल के नाम से चैनल है वहाँ से उठाई है, इसके अंदर उसने ये कंसेप्ट यूज़ किया था कि उसने एक लाइट, जिससे लाइट आ रही है वो इस मिरर के ऊपर टकराती है इस पॉइंट पे, और ये ज़ाहिर है लाइट जो है ये आगे जाके इस मिरर से टकरा कर वापस आएगी
जो कि इसको यहाँ पे लग के आम के आंखों में चली जाएगी। और उसने किया ये था, मतलब कंसेप्ट ये यूज किया था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ऐसे हो, घूमने की जो एंगुलर स्पीड आप कह लें, फ्रीक्वेंसी नहीं एंगुलर स्पीड कुछ ऐसी हो मिरर की कि जब लाइट जो है वो इनमें से किसी एक फेस को टकराए, जैसे कि इस फेस को टकराया है लाइट, और फिर वो लाइट ज़ाहिर लग के वापस आएगी तो वो उसी फेस को वापस से लग के आंख में जाए। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि जो फेस है उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा है, एंगल है, वो तय किया है। मतलब ये कि ये वाला जो फेस है पहले यहाँ पे था, तो ये यहाँ पर आते हुए जैसे इस पोजीशन पे यानी यहाँ से घूम के यहाँ तक आया है, तो उसने कितना एंगल तय किया है, वो एंगल जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हम डालेंगे, एंगुलर स्पीड हमें पता होगी, और फिर टी हम निकाल लेंगे और इसको फिर ज़ाहिर टी यहाँ पे डाल के स्पीड निकाल लेंगे। ये आप कह लें एक बेसिक एक कंसेप्ट था इस चीज़ के पीछे। अब इस चीज़ को इस तरफ टी को वैल्यू निकालने की तरफ जाने से पहले हम ज़रा एक चीज़ कहते हैं कि यार उसने 8 साइडेड क्यों यूज़ किया। इसका असल में ताल्लुक भी इसी से है कि जब लाइट लग के वापस आके वापस इधर आती है तो वो उसने ये जो एंगल वाली चीज़ थी, जो कि हम अभी अगर इसको एक सेपरेट डायग्राम से समझें कि आपके पास जो लाइट है वो फर्ज करें इस फेस से लग के आई है, ठीक है, इस फेस से यूं लग के आई है, और आपके पास जो फेस है आप कह लें कि ये वाला जो फेस है, बल्कि यहाँ से अगर मैं एंगल लूँ इसका और ये फेस यहाँ से घूमते हुए यहाँ आ गया, तो इसने ये वाला एक एंगल थीटा तय किया है। अब जाहिर है इसने यहाँ से अगर कोई लाइट फेंकता है और यहाँ पे ऑब्जर्व होती है तो वो लाइट उसको ऐसी ऑब्जर्व होनी चाहिए कि वो क्लियर हो, एक्यूरेट हो, या आपको उस ब्लर वगैरह ना हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी से इसे घुमाते हो। ऐसा ना हो कि लाइट यहाँ टकराए और वापस जब इस पे लग के आए तो वो किसी और एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो, इस तरफ ना चली जाए, या आप कह लें किसी और तरफ ना चली जाए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो एंगुलर स्पीड है वो एक अप्रोप्रिएट, एक एक्यूरेट होनी चाहिए, आप कह लें सूटेबल स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका। इसके साथ साथ जिस मिरर का भी रोटेटिंग मिरर का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जाहिर है ये जो फेस है इसका साइज ऐसा ना हो कि ये अगर मैं 4 साइडों वाला ले लूँ, इस तरह का एक मिरर ले लूँ, ऐसा ना हो कि ये वाला मिरर यहाँ से टकराए और लग के जब वापस आए तो इस एंगल ने इस फेस ने उतना एंगल ना तय किया हो कि ये वहाँ पे जब लाइट वापस इस पे आके लगे और ये आंखों में जाए, ऐसा हो ही ना। तो उस अप्रोप्रिएट या आप कह लें एक्यूरेसी, अच्छी वैल्यू निकालने के लिए, प्रिसाइज वैल्यू निकालने के लिए उसने फिर 8 साइडेड मिरर का इस्तेमाल किया और उसकी एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड स्पीड रखी, जो कि जाहिर है एक्सपेरिमेंट में बार बार चीज़ें करने के बाद ही उसे रियलाइज़ हुई कि अच्छा ये वाली जो स्पीड है इससे जो वैल्यू है या एक्यूरेसी स्पीड की वो ज़्यादा आ रही है। अब हम चलते हैं कि 8 साइडेड वाली बात भी हमने पढ़ ली, और अब आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि ये जो एंगल है थीटा ये कैसे निकाला जाए। क्योंकि हमें पता है कि अगर एंगल और ओमेगा पता होगा तो उसकी वैल्यू पुट करके टी की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम चलते हैं करते हैं। आपके पास ये जो एंगल है अगर आप देखें तो ये अगर एक रोटेटिंग मिरर है और ये पूरा एक साइकिल जो मुकम्मल इसने करना है, जिसको अगर मैं इस तरह पूरा ड्रॉ करूँ तो वो जो एंगल बनता है पूरा एक सर्कल का, आप कह लें सर्कुलर पाथ का या आप कह लें एंगुलर पाथ का, तो वो होता है 180, जिसको हम रेडियन में 2 पाई लिखते हैं, यानी 2 पाई एंगल इसने तय किया। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात करें एक हिस्से की, तो अगर आप इस पूरे हिस्से को 2 पाई एंगल को 8 हिस्सों में डिवाइड करो, यानी क्या करो 2 पाई को डिवाइडेड बाय 8 करो, जो कि 8 साइड्स हैं इस मिरर की, तो वो आपके पास के किसके बराबर आ जाएगा, इस थीटा एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये जिसको मैं इक्वल चैनल लिख भी देता हूँ, यानी जो एंगल है ये वाला, ये बेसिकली 2 पाई जो कि पूरा है उसको 8 से डिवाइड करो तो आ जाएगा। अब हमारे पास आपके पास थीटा आ गया। अब ओमेगा पे बात करते हैं जो कि एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड पे मैंने एक बात की कि एंगुलर स्पीड वो स्पीड है कि एंगल कितना कितनी देर में तय हुआ, यानी ये जो एंगल है या आप कह लें डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, ये कितना और कितनी देर में तय हुआ उसको हम कहते हैं एंगुलर स्पीड। इसी से मिलती जुलती एक टर्म होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कैसे भला? एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें कहती है कि एक कोई भी चीज़ जो घूम रही है वो अपना एक साइकिल कितनी देर में मुकम्मल कर रही है। मतलब ये जो रोटेटिंग मिरर है ये अगर एक पूरा चक्कर मुकम्मल कर रहा है तो वो कितनी देर में कर रहा है, तो उसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जिसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं आपके सामने, तो अगर पूरा चक्कर, एक चक्कर कितना होता है, वो पूरा एंगल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2 पाई रेडियन में, तो यानी पूरा जो चक्कर है वो 2 पाई हो गया। जबकि कितनी देर में एक चक्कर मुकम्मल हुआ है उसे अगर हम कैपिटल टी से, जो कि टाइम पीरियड भी होता है, जो कि एक चक्कर मुकम्मल करने का वक्त होता है, टाइम होता है, तो वो टाइम यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी तो हम वही देख रहे हैं, तो वो मैंने टी कैपिटल डी डाल दिया।
अब अगर हम 2 पाई को साइड पे रख के सिर्फ 1/t को देखें तो बेसिकली 1/t जो कि साइड पे, यानी मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि 2 पाई और साथ 1/t, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब ये जो 1/t है, अगर मैं इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखूं, क्योंकि ये लीनियर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। अब लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसको अगर मैं वेव की फॉर्म में समझाऊं तो जो वेव है वो आगे ट्रेवल करती है, तो वो अपना जो वेव लेंथ है, आप कह लें एक वेव है, वो जो 1 सेकंड में कितनी वेव तय कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और उसको हम बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा के साथ ही डिनोट करते हैं, जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना फासला, एक चक्कर जो कि फासला ही है, एंगल ही है, थीटा ही है, कितनी देर में तय किया, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और एंगुलर स्पीड भी वही है, तो मैं इस एंगुलर स्पीड की जगह ये 2 पाई f जो कि लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म में, वो डाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। कौन कौन सी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड, क्योंकि हम एक चक्कर के लिए बात कर रहे हैं। यानी अब थीटा और ओमेगा वैल्यू हमें पता चल गई है। अब इसमें डाल के हम टी की वैल्यू निकालते हैं, जिसको मैं एक इक्वेशन में ले आया हूँ यहाँ पे, एक नई स्लाइड पे ले आया हूँ सब चीज़ें। वैल्यूज पुट करते हैं, ओमेगा की जगह जो वैल्यूज है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई f आ गया, थीटा की जगह आपके पास टी की जगह तो एज इट इज टी आ गया, जबकि इस थीटा की जगह आपके पास आ गया 2 पाई/8। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने लीनियर फ्रीक्वेंसी में क्यों डाला, हमने कैपिटल टी टाइम पीरियड में ही क्यों उसको कन्वर्ट किया। असल में मोटर को जिस लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ, या जिस स्मॉल ये जो एफ आई यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी उसके साथ हम घुमा रहे हैं, वो हम घुमा रहे हैं ना, हमारी मर्जी से घूम रही है, वो वैल्यू हमें पता है। तो हम चाहते हैं कि उन वैल्यूज़ की तरफ जाया जाए जो हमें पता है, तो हम इस वजह से इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी की टर्म में निकालेंगे। अब अगर आप देखें तो ये 2 पाई है यहाँ से, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 8 जो है वो ऊपर डिवाइड हो रहा है, उसको हम नीचे लिख सकते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी को उधर, हमें इधर फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें तो स्मॉल टी चाहिए, तो स्मॉल टी को उधर ले जाता हूँ मैं, इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये 8 नीचे आ जाएगा। और इसके अलावा जो ये एफ है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ऊपर कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि 8 नीचे आ गया, 2 पाई कैंसिल हो गया था। अब इस टी की वैल्यू को हम यहाँ डालते हैं, तो आपके पास जो स्पीड है उसको हम v से डिनोट कर रहे हैं। ये बेसिकली मैं इस इक्वेशन को लिखने लगा हूँ, ठीक है। और जाहिर है जो डिस्टेंस है वो लाइट ने कितना शुरू में हमने देख लिया था, वो 2d था, जिसको मैं 2d लिख रहा हूँ, जबकि इसके अलावा जो टाइम है वो हमने निकाल दिया, वो कितना है, 1/8f। अब ये 8f नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको मैथमेटिकल रूल का इस्तेमाल करके इसको ऊपर ले जाते हैं, बल्कि ये क्या हो जाएगा, 2d और 8f डिवाइड, इधर डिवीजन में की डिवीजन है, ऊपर चला जाएगा, ये 8f हो जाएगा, और नीचे 1 उसको हम नहीं लिखते एज इट इज, इसको 2d8f ही लिख लेते हैं। आगे चलते हैं, 8 2 16 हो जाता है, तो ये 16, जबकि ये d और ये f हो गया। इसमें याद रखिएगा d जो है ये डिस्टेंस है मिरर, और ये जो लाइट, इस मिरर और इस मिरर के दरमियान जो लाइट ने यूं इस एंगल के साथ कवर किया वो है। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इस मिरर की फ्रीक्वेंसी है, और वो उतनी है जितनी मोटर की फ्रीक्वेंसी है। उसी मोटर को जो कि उस मिरर के साथ लगी है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ही घूम रहा है। अब यहाँ पे यानी स्पीड निकालने के लिए 16df आ गया। d जो है वो जैसे मैंने बताया फासला, और f फ्रीक्वेंसी। अब माइकलसन जब इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था तो उसने d और f की वैल्यू जो चूज़ की थी उस अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, तो वो वैल्यूज़ डालने के बाद ज़ाहिर मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, जो स्पीड है वो जब आई थी तो वो उसके मुताबिक आई थी 2.99796 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आई थी किसकी, लाइट की। अब ये स्पीड जो है ये, चूंकि जाहिर है ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है एयर के अंदर हुआ था, तो एयर के अंदर इतनी ही स्पीड होती है, तो और जाहिर है इससे फिर प्रूव भी हो जाता है कि अच्छा ये तो थ्योरेटिकल एयर के अंदर जो वैल्यू है वो इतनी है, तो ये आपके पास एक्यूरेसी के साथ वैल्यू उसने मेजर की इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है, तो वो स्पीड जो कि वैक्यूम के अंदर होती है वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ये वैक्यूम के अंदर होती है, जो कि ज़ाहिर है ज़्यादा है किससे, एयर वाले के वैल्यू से। ज़ाहिर है एयर जो है एक मीडियम है जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं, और वो रुकावट एक पैदा करते हैं, जबकि वैक्यूम के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं होते, तो लाइट आसानी से चली जाती है, कोई रुकावट नहीं है, तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आज हमने कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बाय माइकलसन रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की।